हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, मैंने बता ही दिया आज कहानी में क्या चर्चा होगी। चर्चा है बायबैक का काला सच। बायबैक सुनते ही कई लोगों के ना जीभ से लार टपकनी शुरू हो जाती है। भाई बायबैक बायबैक बायबैक, भाई बायबैक बायबैक बायबैक। अरे बायबैक की बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं, इतनी सीधी बातें नहीं होती हैं बायबैक की। बायबैक को बड़ा समझना पड़ता है। देखिए, मैंने कई सारे बायबैक में पार्टिसिपेट किया। स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी तो कहानी को थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। सबसे पहले मैंने बायबैक जो किया था वो पार्टिसिपेट किया था इन्फोसिस में। इन्फोसिस आज जो है उससे एक बोनस आ चुका, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त इसका बायबैक 950 पे था और इन्फोसिस करीबन 800 रुपये पे ट्रेड हो रहा था। थोड़ी बहुत फिगर्स में गलती हो सकती है क्योंकि बात 2-1 साल पुरानी है। अंदाजन बता रहा हूँ 950 या एक ऐसे कुछ था उसका बायबैक। और जो है वो उससे काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा था, 800 850। तो मैंने उसको ख़रीदना शुरू किया और उसके बाद मैंने बायबैक में शेयर दे दी। मैंने उस वक्त जो है बहुत सारे अकाउंट्स में बायबैक खरीदा था क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो 2 लाख से ऊपर के बायबैक में शेयर्स टेंडर नहीं कर सकता। 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए मेरे जो डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स थे मेरी फैमिली मेम्बर्स के नाम पे, सब में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया 2 लाख से नीचे और बायबैक के लिए शेयर्स टेंडर कर दिए। उसके चलते अराउंड, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 50% के लपेटे में बायबैक रेशियो आया था रिटेल इन्वेस्टर्स का। उस वक्त बायबैक की कहानी इतनी पॉपुलर भी नहीं थी, जिसके चलते मेरे आधे शेयर्स लगभग बायबैक में चले गए और उसमें मुझे इमीडिएटली अच्छा मुनाफा हो गया। बाकी आधे शेयर्स मेरे पास रह गए और उसके बाद उस पर बोनस आ गया, वो शेयर्स बढ़ते रहे और आप जानती हैं आज इन्फोसिस कहाँ पहुँच गया। जिसके चलते अभी मैंने जो अपनी कॉल बेची है वो उन्हीं शेयर्स के अगेंस्ट बेची है। वो मेरे पास लगभग 1120 शेयर अभी भी बचे हुए थे। मैंने और कुछ शेयर बाजार से खरीद के 1200 का लॉट बनाया और उसकी कॉल बेच दी। तो ये थी इन्फोसिस में एक सफल बायबैक की कहानी। अब उसके बाद बायबैक आया साहब HCL टेक्नोलॉजीज़ का। मैंने उसके लिए भी शेयर्स लिए, पर उस वक्त मैंने अपने सभी डीमैट अकाउंट में नहीं लिए क्योंकि मुझे वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस और बायबैक प्राइस उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली सेम था। तो मैंने खरीदने के लिए शुरू किया तो उसका रेट बढ़ गया, तो मेरे 3 डीमैट अकाउंट में ही मैं उसको थोड़े थोड़े खरीद पाया। उसके बाद जब बायबैक का वक्त आया तो बायबैक के वक्त में बायबैक प्राइस और बाजार का प्राइस HCL टेक का सेम था, तो मैंने शेयर्स बायबैक में दिए ही नहीं। मैंने कहा यार जो बाजार का भाव ही सेम है, अभी ये बाजार का भाव बढ़ जाएगा तो बायबैक दे देने का क्या फ़ायदा। मैंने दिए ही नहीं, जिसके चलते कुछ HCL बीच में गिरा, फिर चढ़ा, गिरा चढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली बायबैक से आज अच्छे रेट के ऊपर है, तो उसमें भी मुझे ठीक ठाक सा मुनाफा हो गया। लेकिन मैंने बायबैक में तो दिए ही नहीं ना, खरीदे जरूर बायबैक के इंटेंशन से। उसके बाद L&T का बायबैक आया। L&T का बायबैक मेरे ख्याल 1550 के आसपास था। शेयर 1300 1350 के आसपास ट्रेड हो रहा था। मैंने उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि बायबैक में टेंडर करूंगा, पर L&T का बायबैक फेल हो गया। फेल ऐसे हो गया कि सेबी ने उसको डिसअलाउ कर दिया। भाई L&T एज अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बहुत सारा लोन था, बहुत सारा डेट था, तो बायबैक की गाइडलाइंस वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो L&T का बायबैक कैंसिल हो गया, जिसके चलते L&T के शेयर मेरे पास फंस गए और आज आप जानते हैं उसका रेट 900 रुपये के आसपास है। तो उसमें देखा जाए एक बैड एक्सपीरियंस रहा। मैंने कहा चलो अच्छे शेयर पड़े रहेंगे, बढ़ जाएंगे, फिर वो कोविड आ गया, समस्या आ गई, अल्टीमेटली वो शेयर पड़े रह गए, जिसके चलते देखा जाए आज उसमें नुकसान है। ऑल्दो अब मैं L&T को काफ़ी पसंद कर रहा हूँ, उसमें ट्रेड कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कमा लूँगा, लेकिन बायबैक का एक्सपीरियंस वहाँ पर खराब रहा। आप देख रहे हैं कितनी सारी कहानियाँ बता रहा हूँ। फिर आया उसके बाद टेक महिंद्रा का बायबैक। इसमें भी मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, तो मैंने एक ही अकाउंट में शेयर लेने शुरू करे, 3 अकाउंट के अंदर। जो मेरे 3 अकाउंट है उनमें ब्रोकरेज कम है, उसी में मैं काम करता हूँ। ICICI डायरेक्ट पे जो अकाउंट है उसमें ब्रोकरेज ज़्यादा है, तो बायबैक का मज़ा ही नहीं आता अगर अट्रैक्टिव ना हो, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा तो ब्रोकरेज में निकल जाता है। तो मैंने कहा इन 3 अकाउंट में शेयर्स एक्यूमुलेट करने शुरू कर दिए, तो रेट चढ़ भी गया, जिसके चलते मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, पर ऐसा कुछ अंदाजन है 850 850 के करीब मैंने शेयर खरीदे और 950 950 का शायद बायबैक था। बायबैक में शेयर डाले तो कुछ ही शेयर बायबैक हुए, ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। मेरे ख्याल 25-30 या 35% शेयर ही बायबैक में गए। उसके बाद बाकी सारे शेयर मेरे पास पड़े रह गए, जिसके बाद आपको पता है कि टेक महिंद्रा का रेट 600-500 के नीचे आ गया था, 500-600 की रेंज में आ गया था। अब ऑल्दो फिर वो 800 से ऊपर आ गया, यानी अब मेरा ख्याल मैं एट पार हो गया हूँ जो शेयर बाकी बचे। तो टेक महिंद्रा में बायबैक का कोई एक्सपीरियंस खास नहीं रहा। तो बीच में एक TCS का भी आया था, सीक्वेंस भी गलत सकता, उसका मैंने पर्टिकुलरली बहुत शेयर्स नहीं खरीदे थे, मेरे पास कुछ शेयर पड़े थे, मैंने वो बायबैक में टेंडर कर दिए थे, वो अट्रैक्टिव थे, वो बायबैक में थोड़े से शेयर चले गए थे। अब देखिए फिर से TCS का बायबैक आया, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि TCS का बायबैक प्राइस है 3000 और बाजार में भाव लगभग 2850 के आसपास है।
तो लंबा चौड़ा इसमें एडवांटेज नहीं है ना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर आपने बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो मोटा मोटा आपको एक अकाउंट में 2 लाख से कम के शेयर लेने हैं। तो आप मोटा मोटा राउंड फिगर देखें तो आप 2 लाख को 3000 से डिवाइड कर दीजिए या 2850 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग 65-70 शेयर के आसपास आएंगे। राउंड कर देते हैं, मान लीजिए 65 शेयर आ गए, राइट। अब बायबैक जो है टोटल शेयर कैपिटल का 2% से कम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 1.66% के आसपास है जो टोटल शेयर कैपिटल उसका बायबैक है। मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर की थोड़ी सी क्या होती है, प्रेफरेंशियल कोटा होता है, उनको वो कोटा मिल जाता है। कई सारे रिटेल इन्वेस्टर बायबैक एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे क्योंकि इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसके चलते हम मान लेते हैं कि आपके 30% शेयर्स बायबैक में चले जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए 33% कह लीजिए, यानी 65 में से लगभग 33% कितना होगा 65 का, 1/3 कर लीजिए, कितना होगा 65 का जी, 12 शेयर हो गए, 12 शेयर हो गए, ठीक है ना, मोटा मोटा 1/3, 65 का 22 शेयर हो गए, सॉरी 22 शेयर हो गए, मोटा मोटा 22 शेयर हो गए। तो 22 शेयर आपके बायबैक में चले जाएंगे अगर आप उसमें करीबन 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं। तो एक शेयर में कितना फायदा हो रहा है, आज की डेट के हिसाब से 180 रुपये का फायदा हो रहा है, 180 कह लीजिए, अब हो सकता है तब तक रेट बढ़ जाए 150 रुपये का ही फायदा हो। तो 22 को आप 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 4000 का आपको फायदा होगा, जैसा मुझे नजर आ रहा है। 4000 बहुत जोर लगा लीजिए, 4500, यानी अराउंड 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे बायबैक में, 4500 का आपको फायदा होगा मोटा मोटा, अगर आपका बायबैक लगभग 33% का रिटेंशन रेशियो आता है। अगर रेशियो उससे कम रहा, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो फिर आपका मुनाफा और कम हो जाएगा। मुझे लगता है अंदाजन में एक डीमैट अकाउंट में अगर आप 2 लाख तक के शेयर लेते हैं तो बायबैक का गेन आपको मैक्सिमम 4-4500 के लिपिटे में होगा। इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना देखने में लग रहा है। हो सकता है बाकी शेयरों का रेट गिर जाए, एक संभावना कह रहा हूं, यानी आपको बायबैक के लिए शेयर नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, आपको लगता है टीसीएस बहुत बढ़िया शेयर है, टीसीएस बहुत बढ़िया शेयर है, तो आप वो ले लीजिए और बायबैक हो जाएगा तो ठीक है जी, चलो थोड़ा मुंह मीठा हो गया। जैसे हम बन खाते हैं ना, बन के अंदर वो चेरी होती है, आपको पता होगा वो चेरी किससे बनती है, सीताफल से बनती है। सीताफल को कलर करके रंग मिला के जैसे आपका पेठा बनता है, उस तरह से छोटी छोटी चेरी जो है आप बन में डाल देते हैं। तो आप बन खरीदते हैं चेरी खाने के लिए नहीं खरीदते हैं, आप बन खरीदते हैं बन खाने के लिए, और बन खाते हैं बीच में 2-4 चेरी आ जाती है, उसको चेरी कह लीजिए, चेरी नहीं है वैसे तो, पर मज़ा आया था, हाँ मज़ा आ गया। लेकिन कभी आपने देखा किसी को वो लाल लाल छोटी छोटी चेरियाँ खरीदते हुए मिठाई के लिए? मिठाई खरीदता है तो आदमी अच्छी खरीदता है, वो चेरी थोड़ी खरीदता है। हाँ, बन में वो आ जाती है तो अच्छा लगता है। इसी तरह अब एग्जाम्पल को फिट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये बात, ये सारी बातें हर आदमी की समझ में नहीं आती है। इसी तरह अगर आप कहोगे कि मैं टीसीएस बायबैक के लिए ले रहा हूं तो मुझे कोई मजेदारी नहीं लगेगा, मुझे लगेगा आप वो चेरियां जो बन के अंदर होती हैं, सीताफल की चेरियां, वो खरीद रहे हो आप, क्या फायदा इसका। हाँ, आपको जी टीसीएस बहुत अच्छा शेयर है, मैं इसको खरीद रहा हूं और कुछ शेयर बायबैक हो जाएंगे, चलो मुंह मीठा हो जाएगा, फिर ठीक है। तो ऐसा मेरा मानना है, मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भैया ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी फीलिंग है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने आपके साथ शेयर किया। मोस्ट प्रोबेबली मैं इस वक्त टीसीएस में हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही ये काफ़ी बढ़ गया है। अगर कुछ खरीदूंगा, कुछ करूंगा तो मैं आपको जैसे अपने सब स्टूडेंट्स को बताता हूं, मैं आपको बताता रहूँगा। अभी मेरा इसमें कोई विचार नहीं, मैं बस टीसीएस ऑलरेडी है तो जहां भी बायबैक होगा तो वो मैं शायद अप्लाई कर दूंगा। अगर भाव 3000 से, यानी अगर भाव 2800-2700 के बीच होगा तो शायद मैं बायबैक के लिए शेयर दे दूंगा, अदरवाइज मैं बायबैक शेयर इग्नोर भी कर सकता हूँ। वो वक्त बताएगा, मान लो शेयर का भाव 2950 है और 3000 का बायबैक है, फिर मैं बायबैक में नहीं दूंगा। तो ये थी सारी की सारी कहानी जिसको मैंने कहा कि बायबैक का काला सच, अच्छी बुरी सही बातें सारी बता दी। बायबैक का अगर मुझे सही मायने में साफ मज़ा आया तो केवल एक ही में आया और वो था इन्फोसिस, पर इस बात को भी करीबन 2-2.5 साल हो गए, मेरा 2017 के 3 साल के आसपास होने वाला। तो ये थी, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो अंगूठा काटिए मत, जस्ट ठोके लाइक पे, ताकि मैं इस तरह की बेजोड़, बेसुनी और जैसे कहते हैं अनसुनी, जो आपने कभी सुनी नहीं होती हैं, उस तरह की कहानियां आपके लिए लाता रहा हूं। कहानियां सच्ची हैं, किस्से सच्चे हैं। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल। आज की बात करें आपके सबसे प्यारे निफ्टी बैंक की, तो आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए निफ्टी बैंक। भाई साहब, निफ्टी बैंक ने आज बीच में बड़ी तेजी दिखाई, परंतु जाते जाते सारी तेजी ढीली करके चला गया। आइए किस्से को सुनते हैं। कल निफ्टी बैंक आपका बंद हुआ 22,964। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी बाजार बहुत तेज हो चुके थे, जिसके चलते रात को ही अंदाजा लग गया था और सुबह सुबह देखते ही पता चल गया था। मैंने बाजार सुबह सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था, वहाँ बता दिया था कि बाजार तेज खुलेगा और बाजार सच में ही अच्छा खासा तेज खुला। और कल की 22,964 की क्लोजिंग के अगेंस्ट एक अच्छी गैप अप ओपनिंग करता है 23,150 पर, और खुलते ही चढ़ता जाता है और एक पीक बनाता है
23,450 की, पर आखिरी की घड़ी में जाने क्या होता है, धड़ाम से गिरता है, एक बॉटम बनाता है 23,063 का और फिर थोड़ा सा चढ़कर 23,191 पे बंद होता है। कल के मुकाबले लगभग 1% की तेजी के साथ आपका निफ्टी बैंक बंद होता है 226 पॉइंट्स बढ़कर, साहब 226 पॉइंट बढ़कर आपका निफ्टी बैंक बंद होता है। बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। 12 में से 7 शेयर हरियाली में और 5 शेयर लालियाली में थे। सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, फेडरल बैंक। सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली RBL बैंक, कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट बैंक। RBL बैंक में आज भी एक ट्रेड लगाने की कोशिश कर रहा था पर लग नहीं पाया। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए इसकी जो आज की आप कैंडल देखेंगे तो वो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनी है। आप ध्यान से देखिए, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल में क्या होता है, बॉडी छोटी होती है, ऊपर की विक लंबी होती है, नीचे की विक छोटी होती है, जैसे होता है ना वो कब्र पे लगा पत्थर, उस तरह से ये कुछ कुछ नज़र सा आता है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी की तरह आपको ये नज़र आएगा। तो जी ये कहा जाता है कि जब तेजी के अंदर ग्रेवस्टोन डोजी नज़र आता है तो कहते हैं तेजी के दिन बीते रे भैया, अब मंदी आयो रे। तो भैया वो वाली बात चार्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कल को मंदी ना आया आपके सर, आपने कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा, चार्ट ने कहा। चार्ट ने क्या कहा मैंने बता दिया। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से लगातार बाजार चढ़ रहा है और अब ग्रेवस्टोन डोजी के दर्शन हुए तो बाजार गिरना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं होता। आज से आप 4 दिन पहले भी देखिए, फोर्थ लास्ट कैंडल देखिए, वो भी ग्रेवस्टोन डोजी था पर बाजार नहीं गिरा, बाजार चढ़ता। तो भाई साहब कहते ना क्या, बाजार में जब बढ़ जाए गिर जाए क्यों ये होता है, ये वो होता है जो मंजूरे ऑपरेटर होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि बाजार में चार्ट वार्ट सब फेल हैं, सबका बाप ऑपरेटर होता वही है जो बाजार में ऑपरेटर चाहता है। तो ग्रेवस्टोन डोजी नज़र जरूर आया, हम कॉशियस तो हो सकते हैं पर ये जरूरी नहीं है बाजार गिरेगा, हो सकता है बाजार कल और तेज हो जाए। आइए बाकी बातें कर रहे थे चार्ट की। चार्ट में अगर आप देखेंगे आज की जो कैंडल है उसकी विक ने अपर बोलिंजर बैंड काट दिया था और वो बड़ी कोशिश कर रही है, अभी दूर है किसके पास जाने की, 200 दिन के EMA के पास जाने की। 200 दिन का EMA जो है 24,492 है, उससे खासी कैंडल दूर है, पर 50 दिन के EMA से ऊपर है। अगर आप देखेंगे सुपर ट्रेंड पे बाय का सिग्नल आया हुआ, हरी लाइन जनरेट हुई है, 3 दिन पहले ये सिग्नल आया था। ओवरऑल कैंडल पूरी तरह से स्ट्रांग है, एक ही वीकनेस है कि ये कैंडल अपने आप में ग्रेवस्टोन डोजी है। अब बात कर लेते हैं MACD चार्ट पे। MACD चार्ट पे फुल टॉस तेजी है, बुलिश क्रॉसओवर और स्ट्रांग हो गया। आज की हिस्टोग्राम हरी है, कल से बड़ी है। और अगर आप RSI की बात करें तो RSI में फुल टॉस तेजी है, 60 को RSI क्रॉस हो गया, 61 के आसपास पहुंच गया। यानी चार्ट पे ओवरऑल एक इंडिकेटर जो है वो कह रहा है बाजार गिर सकता है, वो है ग्रेवस्टोन डोजी। उसके अलावा जितने भी इंडिकेटर है एक ही बात कर रहे हैं, तेजी है तेजी है तेजी है तेजी। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान और शान की और आपकी जान की, और वो है निफ्टी 50। आपके सामने निफ्टी 50 आ गया साहब। निफ्टी 50 जो है आज एक अच्छी तेजी के साथ खुला। कल ये बंद हुआ था 11,738 पर, आज 11,835 की ओपनिंग देता है और उस खुलते ही फुल टॉस बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। कई बार 11,900 काटने की कोशिश करता है, काट नहीं पाता, लोगों का दिल हौला हो जाता है, हल्का हो जाता है, परेशान हो जाता है, पर आखिरी घड़ी में आखिरी के कुछ घंटों में 11,900 को अच्छे से काट देता है। 11,905 का एक पीक बनाता है, पर पीक बनाने के बाद ही पता नहीं इसे क्या बुखार होता है, खट से नीचे गिरता है और 11,791 यानी 11,800 से नीचे का एक बॉटम बनाता है और उसके बाद फिर हल्का सा चढ़ के 11,834 पर बंद हो जाता है। ओवरऑल 0.82% की तेजी यानी 95 पॉइंट्स चढ़कर आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी 50 बंद होता है। इसके हम टॉप 5 बॉटम 5 के शेयर्स की बात करें तो आज 3% से ज्यादा तेजी दिखाने वाले 4 शेयर थे। टॉप की तेजी दिखाई विप्रो ने, फॉलोड बाय सिप्ला, TCS, अल्ट्राटेक सीमेंट और HCL टेक्नोलॉजी। गिरने वाले शेयरों में कोई भी शेयर ऐसा नहीं था जो 3% से ज्यादा गिरा हो। सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली गेल, फॉलोड बाय ONGC, ITC, आइशर मोटर और कोल इंडिया। आइए अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो आ गया इसका टेक्निकल चार्ट। अब ध्यान से देखिए, निफ्टी लगातार ऊपर भागी जा रहा है और आज निफ्टी ने भी ग्रेवस्टोन डोजी के दर्शन दिए एक अच्छी तेजी के बाद, जो इस बात का इंडिकेशन है कि बाजार गिर सकता है, जो मैंने निफ्टी बैंक में भी समझाया। निफ्टी 50 आज लास्ट फोर्थ कैंडल देखिए, तब भी ग्रेवस्टोन डोजी बना था पर बाजार चढ़ा था। जैसा कि मैंने कहा, होता वही है जो मंजूर है ऑपरेटर होता है, यानी बाजार में होता वही है जो ऑपरेटर चाहता। कैंडल की गई, बैंड बच गई। अब लेकिन देखने वाली बात है, अगर आप देखेंगे मैंने एरो बनाए हुए ऑरेंज कलर के, ओवरऑल इस आज भी एक
एक गैप छूट गया है। एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी के अनुसार इस तेजी में पहली बार मैं देख रहा हूं इतने सारे गैप छूटे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गैप छूटे। तो ओवरऑल आज की कैंडल की विक ने अच्छे से अपर बोलिंजर बैंड काट दिया था और बिल्कुल अपर बोलिंजर बैंड के सट के बनी है। 200 दिन और 50 दिन के ईएम में से बहुत ऊंची है। और ओवरऑल अगर आप देखें कैंडलस्टिक चार्ट में सारी बातें फेवरेबल है, दो नेगेटिव है, बहुत सारे गैप छूट गए, दो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनी। बात करते हैं एमएसीडी चार्ट की, बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत ज्यादा तेजी है। आज का हिस्टोग्राम हरा और बहुत लंबा बना है, जिसके चलते बुलिश क्रॉसओवर का गैप बढ़ गया और आरएसआई तो इतना ज्यादा मजबूत हो गया, 66 हो गया, अभी लग रहा 70 घुस जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, सारे इशारे दो छोड़ दीजिए, एक एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी और दूसरा ग्रेवस्टोन डोजी। इसके अलावा जितने इंडिकेटर हैं एक ही बात कर रहे हैं, बताइए क्या? तेजी है, तेजी है, तेजी है, तेजी है। अब ये दो इंडिकेटर जो है एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी और ग्रेवस्टोन डोजी, चाहे तो बाजार गिर सकते हैं, लेकिन आपके और मेरे हाथ में क्या है? हाथ में किसके है? ऑपरेटर के। आइए अब बात करते हैं आपकी प्यारे राज दुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखेंगे तो आज एक भारी परिवर्तन आया किसके? कॉल के डेटा में। कॉल का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 12,500 पर मैक्सिमम पहुंच गया और सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे पहुंच गया, यानी रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ दौड़ा है। और अगर आप 12,500 पे देखेंगे तो अच्छी फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, जिसके चलते बाजार में मजबूती आप आगे देखने को देख सकते हैं, मतलब मजबूती बनी है। अब पुट की बात करें तो पुट का ओपन मैक्सिमम इंटरेस्ट कल जहां था वहीं आज है 10,500 पे और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे, जबकि कॉल का मैक्सिमम था 12,500 पे और सेकंड हाईएस्ट था 12,000 पे। अगर आप पुट के ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे, इसमें खास बात क्या है कि 10,500 पे पुट अनवाइंडिंग हुई है और 11,000 पे भी पुट अनवाइंडिंग हुई है, 11,500 पे मोटी पुट लिखी गई है, यानी जो अभी की सपोर्ट है वो कमजोर हो रही है, ऊपर नई सपोर्ट बनने की कोशिश कर रही है। तो पुट का डेटा भी एक ही बात कह रहा है, तेजी है, तेजी है, तेजी है। अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। मैक्सिमम पेन लगातार 10,500 के लेवल पे बना हुआ है सबसे ज्यादा और सेकंड हाईएस्ट पेन 11,000 के लेवल पे है। पर अगर आप नोट करेंगे 10,500 पे भी हल्की सी टोटल ऑप्शन अनवाइंडिंग हुई है, 11,000 पे खासी टोटल ऑप्शन अनवाइंडिंग हुई है, पर 11,500 पे, 12,000 पे, इवन 12,500 पे टोटल ऑप्शन राइटिंग बढ़ी है, जिसके चलते आप कह सकते हो कि जो पेन है वो है तो नीचे के लेवल पे मैक्सिमम, पर वहां पे पेन कम हो रहा है और ऊपर के लेवल पे हाईएस्ट तो नहीं है पर बढ़ रहा है। यानी ये जो चीजें हैं कि ऊपर के लेवल पे बढ़ रहा है, नीचे के लेवल पे कम होने की कोशिश कर रहा है, एक ही बात कर रहा है, यानी सारी बातें मिलकर ऑप्शन की एक ही बात करें, तेजी है, तेजी है, तेजी है, तेजी है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। तो भाई एफआईज तो लगातार खरीद रहे हैं, कल भी अच्छी खरीदारी थी, आज भी अच्छी खरीदारी है। कल एफआईज ने 1093 करोड़ का नेट में माल खरीदा था, आज उससे कम हल्का सा 978 करोड़ का माल खरीदा है। पर आपके डीआईज ने पलटी बदल दी, पलटी कहते हैं चाल बदल दी। कल उन्होंने भारी मात्रा में नेट बिकवाली की थी 1129 करोड़ की, 1129 करोड़ की, और आज बिकवाली नहीं नेट खरीदारी की है, हालांकि बहुत थोड़ी की है, लगभग 20 करोड़ की, 20 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी की है, जिसके चलते अगर दोनों भाइयों का जोड़ कर लें तो कल तो निकल के आई थी थोड़ी सी नेट बिकवाली 35 करोड़ की, यानी 35 करोड़ की, पर आज अच्छी खासी नेट खरीदारी निकल के आ रही है, लगभग 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी है। तो जिस तरह से अब डीआईज एफआईज दोनों खरीदारी में लग गए हैं, तो आदमी एक ही बात कह सकता है, क्या तेजी है, तेजी है, तेजी है, तेजी है। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। तो भाई आज मैंने काफी सारे ट्रेड किए, आपने देखा आज बहुत सारे ट्रेड किए थे। सबसे पहली बात, मैंने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक शेयर में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की और हालांकि उसको हमारी प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो शेयर और तेज हो गया। तो भाई इसका ऊपर कोई जोर नहीं, कई लोग दुखी हो रहे थे कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया उसके बाद तेज हो गया। भाई इसमें एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी समझिए। देखिए नदी में बहुत सारा पानी बह रहा होता है, अगर हम सोचें कि नदी का सारा पानी हम पी ले, ना तो ये संभव है, ना ही हमको अपने सोचना चाहिए। हमने नदी से अपने हिस्से का पानी पी लिया, बाकी नदी का पानी औरों को पीने दो, यानी हमने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया, बढ़िया कमा लिया। उसके बाद अगर शेयर बढ़ जाता है और लोग मुनाफा कमा रहे, कमाने तो सारा नदी का पानी पीने की कोशिश करोगे तो सदा अतृप्त रहोगे, आत्मा अतृप्त रहेगी, दिल दुखी रहेगा, आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। मेरी तो बनिए, अपने हिस्से का पानी पिया, दूसरों के लिए छोड़ दिया। अगर वो पानी पी रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अच्छे होइए, लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए, प्रभु आपको और ज्यादा खुशी देगा। तो ये था आपको स्विंग ट्रेड का एक अच्छा राय। आज इसके अलावा मैंने 2 इंट्राडे ट्रेड भी किए। इसके अलावा मैंने स्विंग ट्रेड के लिए कुछ शेयर्स, यानी 2 शेयर्स मैंने और एक्वायर किए, जो मैंने आज, इसका मतलब मैंने एमरल्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे आपके ट्रेड्स करे। आज मैंने डायमंड के लॉन्ग टर्म ट्रेड्स नहीं किए। आपने नोट किया होगा जब बाजार गिरता है तब मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जब बाजार वॉलेटाइल होता है
तो मैं स्विंग ट्रेड्स पर ध्यान देता हूँ। इसके चलते प्लैटिनम की मैंने 3 अच्छी पुटों का आज सेल किया, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अब की बार क्योंकि मेरी पोजीशनें ज़्यादा है तो इसके चलते मैंने काफ़ी रीजनेबल पुट बेची है, यानी जो उनका करंट प्राइस था उससे 10% नीचे की पुट बेची है, और इसके चलते अपने एक फेवरेट शेयर की भी पुट 10% से नीचे भी बेची है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सारी की सारी पुट्टें इन द मनी ना हो, इस बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी तो कहते हैं वही होगा जो मंजूरे खुदा होता है, ऊपर से खुदा और नीचे ऑपरेटर होता उन दोनों की चाहत के हिसाब से हमें कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन बनाने का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ वाले ज्वाइन बटन को दबाइए। सारे के सारे आपको यूट्यूब स्टूडेंट प्लान मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप के प्लान ज्वाइन करना चाहें, रियल टाइम बेसिस पे गुफ्तगू करके व्हाट्सएप के थ्रू चीज़ों को सीखना चाहें, तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से फ़ोन नंबर उठाइए, व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करिए। इसके अलावा अभी IPO आए थे, पता नहीं आपकी अलॉटमेंट आई है कि नहीं, ढेरों IPO आए थे, तो जिसके चलते मेरी अलॉटमेंट तो एक अलॉटमेंट आई है साहब, उसके अंदर माझगांव डॉक या मेज़ागन डॉक के अंदर एक ही अलॉटमेंट आई है। ऑल दो मैंने बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन लगाई थी पर नहीं आई। इसके अलावा UTI में मेरी दवा की अलॉटमेंट आ गई है, क्योंकि मैंने रिटेल एप्लीकेंट्स भी लगाई थी, कुछ मैंने HNI एप्लीकेंट भी लगा दी थी। HNI एप्लीकेंट आपको पता होगा कि सब्सक्राइब भी ढंग से नहीं होता, उसमें लगभग सारी अलॉटमेंट आ गई, जिसके चलते UTI में बहुत सारे शेयर मेरे पास आ गए। अब ये एक छोटा सा रिस्क हो गया, देखते हैं अब ये फ़ायदे का सौदा होता है या घाटे का। हमें कोई परवाह नहीं, हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो अगर आपने भी इसी तरह से IPO में अप्लाई करना तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने कहाँ दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर जाइए, उस लिंक के इस्तेमाल से फटाफट डीमैट अकाउंट खोलिए। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। इस पर मैंने सबसे पहले आज अलॉटमेंट का लिंक दे दिया था, ढेरों लोगों ने वहां जाकर अलॉटमेंट के लिंक का इस्तेमाल किया और देखा कि उनकी अलॉटमेंट आई है कि नहीं है। मैंने भी बकायदा उसी लिंक से किया। इस चैनल पर ढेरों बढ़िया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए आती रहती है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।